प्रकार से आज इस महान सदन में हुई चर्चा का जवाब दूं तो मैं आज हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के विधायक आज चंडीगढ़ में इस सदन की बैठक के लिए आए। सभी विधायक कांग्रेस के आए। बीएसी की बैठक में विपक्ष के नेता सही 10 बजे आपके रूम में आए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके कमरे में वो पहुंच गए। बहुत अच्छे से बैठक हुई, सार्थक चर्चा में बैठक हुई। हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये शंका जाहिर की, आप बैठे थे माननीय अध्यक्ष जी, कि आप इसमें निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। ये उसने शंका जाहिर की थी माननीय अध्यक्ष जी, आपके कमरे में बात हो रही थी। मैंने उनको कहा, स्पष्ट किया था माननीय अध्यक्ष जी कि प्रस्ताव में कहीं भी निंदा शब्द नहीं है और न ही यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव है। मैंने ये कहा उनको माननीय अध्यक्ष जी, आप सुन रहे थे, आप बीच में बैठे थे, कि इस प्रस्ताव में कोई निंदा शब्द नहीं लिखा गया, ना है राजनीतिक प्रस्ताव है जो हम सरकारी प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि यह केवल हमारी बहन बेटियों माताओं के मान सम्मान और उनके अधिकार सशक्तिकरण का ये हम प्रस्ताव लेकर के आए हैं माननीय अध्यक्ष जी। परंतु हरियाणा की जनता ये देख रही है कि आज जब सत्र की शुरुआत हुई, एक भी कांग्रेसी विधायक माननीय अध्यक्ष जी और महिलाओं के अधिकारों के लिए चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी शब्द कहा था जब वो शंका जाहिर कर रहे थे। मैंने कहा था कि देश की लोकसभा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए और कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो गलती की है, आप उस गलती को मत दोहराना। हम इसको यहां इसकी अनुशंसा कर रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा ये चाहती है कि महिलाओं को यह अधिकार दिया जाए और सर्वसम्मत इसको पास किया जाए। ये मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, उनकी शंका को मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट किया है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कांग्रेसी विधायक इस महान सदन में महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है, यहां उपस्थित नहीं है। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा की पार्किंग में एक डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं, डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। वो पार्किंग में ही मिलते हैं माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हमारे महान सदन के इतिहास में, ये हमारे ऐसा महान सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष जी कि किसी पार्टी के विधायक को सदन तक आए हों
अपनी सीट पर बैठने की बजाय बाहर पार्किंग में बैठ करके नकली सदन चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात हम अवश्य मानते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती करी, उसको नेम कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, उस एवज में तो बाहर सदन विपक्ष चला सकता है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, जब आप कह रहे हो कि आकर के चर्चा करिए और महिलाओं के अधिकार के लिए चर्चा करिए, तो चर्चा करने की बजाय क्या ढोंग रचा है, बाहर सदन चलाने का ढोंग रचा रखा है विपक्ष के लोगों ने। बाहर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी, पार्किंग में बैठे हैं, किसी ने उनको बाहर नहीं निकाला। ये महान सदन विपक्ष के लिए था, यहां बैठ करके उन्होंने चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु यहां चर्चा करने की बजाय वो बाहर जाकर के अपनी हाजिरी वो मीडिया के अंदर लगवाना चाह रहे हैं। बड़े दुख की बात है माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने जिन्हें बहस के लिए यहां भेजा था, जनता ने जिन्हें बहस के लिए भेजा था यहां, माननीय अध्यक्ष जी, वो पार्किंग में खड़े होकर परछाइयों से लड़ रहे हैं। वो परछाइयों से लड़ रहे हैं पार्किंग में खड़े होकर के। क्या हालात हो गए हैं विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के क्या हालात हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। यह इस विधानसभा का, हरियाणा की हर महिला का, लोकतंत्र का और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस पवित्र संविधान को दिया है, उस संविधान का ये अपमान है। कांग्रेस ने हमेशा हर संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या वजन पड़ रहा था, विरोध कर देते, चुप बैठ जाते, परंतु बाहर सदन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों ढोंग रचा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। प्रदेश की महिलाओं को, जो देश की, हमारे प्रदेश की आबादी की आधी आबादी को क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो रचना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा तो यही कहना है कि न कायदा, न कार्रवाई, न अध्यक्ष का सम्मान, गाड़ियों में चल रहा है कांग्रेस का संविधान। माननीय अध्यक्ष जी, जो संविधान खत्म होने की बात करते थे, आज पूरा प्रदेश और देश कांग्रेस के उस कुकृत्य को देख रहा है जिसने संविधान को बाहर बैठ करके तार तार करने का काम वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इस कुकृत्य के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी। हरियाणा की जनता आज यही सोच रही है माननीय अध्यक्ष जी, यह पहली बार देखा कि लोकतंत्र की लड़ाई, यह पहली बार देखा लोकतंत्र की लड़ाई विधानमंडल में नहीं, वाहन मंडल में लड़ रही है कांग्रेस। विधानमंडल, वाहन मंडल में, माननीय अध्यक्ष जी, वाहन मंडल में लड़ रही कांग्रेस, ये विधानमंडल में नहीं लड़ रही है। ये वाहन मंडल में जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये उस स्थान पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं सदन का ध्यान, जो कांग्रेस के ही विधायक थे, उनके मन में पीड़ा थी माननीय अध्यक्ष जी, उनके मन में दर्द था, वो स्पेशल इस महान सदन में आए और महान सदन में आकर के सरदार जनरल सिंह जी के भाषण की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, जो वो बोल करके गए हैं, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि उनकी पार्टी की सोच बदलनी चाहिए। उन्होंने खुद माना है कि हमारी पार्टी ने अपनी सोच को बदलना चाहिए।
और ये भी कहा है कि उनकी पार्टी जो अपने नेताओं, माननीय अध्यक्ष जी, जो अपने नेताओं को उन्होंने सुझाव दिया और ये कहा इसी महान सदन के अंदर कि इस बिल का समर्थन करना चाहिए। ये सरदार जरनैल सिंह जी कह करके गए कि मेरे मन में पीड़ा थी और पीड़ा थी तो मैं ये कहने के लिए आया हूं यहां पर। परंतु हुड्डा साहब को शायद इस बात का डर होगा कि अगर हम सदन में आगे, पता नहीं ऐसा प्रेम कितने विधायकों के मन में जाग जाएगा। आत्मा की आवाज के ऊपर और तो बाहर लेकर बैठ गए ना है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कुकृत्य के विरोध में यह सदन अब एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। अब तो निंदा प्रस्ताव बनता है, जबकि मैंने कहा कि हमने इसमें कोई निंदा शब्द का यूज नहीं किया था। अब तो निंदा प्रस्ताव बनता है ना, ये निंदा प्रस्ताव अब आना चाहिए यहां पर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगणों ने, मंत्रीगणों ने, हमारे आईएनएलडी के विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर चिंता जाहिर की है। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, परंतु हमारे आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला जी ने, उनके द्वारा कुछ सवाल इसके ऊपर उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले उसका ही जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि 2026 के बाद जनगणना पूरी होनी है और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी परिसीमन होना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण इन्हीं पर आधारित है। यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 में जो आम चुनाव होने हैं, महिलाओं को 33% का आरक्षण वो नहीं मिलता, क्योंकि जनगणना और परिसीमन के काम में काफी समय लगता है और उस आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए महिलाओं को समय पर लाभ देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लोकसभा के अंदर वो विधेयक लेकर के आए, क्योंकि इन्होंने चिंता जाहिर की। अध्यक्ष महोदय अर्जुन चौटाला ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान होगा तो तभी इस बिल का फायदा है, ये बात बोली गई। और उन्होंने ये भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना आप दे रहे हैं, अगर महिला सशक्त होगी तो इसकी क्या जरूरत है, ये भी कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप
उसका शुभारंभ किया था। और इस योजना के तहत अब तक हमने 6 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। अब तक हमने 1038 करोड़ रुपया, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने कहा था उस बात को पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन सरकार का यही ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत माननीय अध्यक्ष जी 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैंने इसी बजट के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, इसी महान सदन के अंदर जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने इसका दायरा बढ़ाया। तो मैंने कहा कि हमने जब पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, हमने 1 लाख आय वाली महिलाओं को इसमें शामिल किया। जब ये दूसरा बजट मैंने माननीय अध्यक्ष जी प्रस्तुत किया तो उसका दायरा बढ़ाया, 6500 करोड़ रुपए किया बजट का प्रावधान और 1,80,000 तक की महिलाओं को इसमें शामिल करने की घोषणा की। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस वर्ष में उन सब 1,80,000 परिवार वाली महिलाओं को भी 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी चालू वित्त वर्ष के अंत तक सब बहनें, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, वो सब इस योजना के साथ जुड़ जाएंगी और हमारी ये सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको हम पूरा करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं तब मैं हमारे माननीय सदस्य अर्जुन चौटाला जी से ये जरूर पूछूंगा उस वक्त कि क्या अब इन सभी बहन बेटियों को मिलने वाली राशि बंद कर दी जाए या चालू रखी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है लाडो लक्ष्मी योजना की, ये बात कही है। इनसे तब पूछेंगे जब महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये हमारी सरकार का ध्येय है। और माननीय अध्यक्ष जी, हम लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने वाली बहन बेटियों के किसी भी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। आज मैं इस महान सदन के बीच में कह रहा हूं। और न ही माननीय अध्यक्ष जी, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ बंद किया जाएगा, वो भी बंद नहीं किया जाएगा, वो भी चालू रहेगा जब तक पात्र बहन या बेटी स्वयं ये ना कह दे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब वो स्वयं अपने आप कहेगी तब उसके ऊपर विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन चौटाला ने यह आरोप भी लगाया कि यह अधिनियम लागू करने की सरकार की मंशा नहीं है। ये इस प्रकार की बात हमारे विपक्षी नेता ने की, जैसे इंडी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, कहा इनकी मंशा ही नहीं है ये लागू करने की, वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि आज देश का हर नागरिक, हर परिवार पूरे विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 150 करोड़ 150 करोड़
देशवासियों की उम्मीदें, आकांक्षाएं और सपने उनके नेतृत्व से जुड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह विश्वास यूं ही नहीं बनता। यह विश्वास वर्षों की ईमानदारी, वर्षों की ईमानदार नियत, कठोर परिश्रम, राष्ट्र हित में लिए गए साहसिक निर्णयों का ये परिणाम है। उनकी करनी कथनी में लेस मात्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय अध्यक्ष जी, कोई फर्क नहीं है, लेस मात्र भी फर्क नहीं है। अर्जुन जी, सिर्फ हगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। प्रधानमंत्री जी इस देश की सूरत बदल रहे हैं। 2014 से पहले का भारत, 2026 का भारत, आज देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति बोल रहा है कि आज इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। आज देश के हर नागरिक का जीवन, माननीय अध्यक्ष जी, सरल करने का काम, उसको मजबूत करने का काम, उसको सशक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ध्यान में है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था विकसित भारत 2047, उन्होंने 4 स्तंभों की चर्चा की थी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 स्तंभों की चर्चा की थी कि अगर ये 4 स्तंभ मजबूत होंगे, ये भारत विकसित भारत बनेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और उन्होंने जिन 4 स्तंभों की चर्चा की, उसमें किसान, उसमें हमारा युवा, उसमें हमारे देश का गरीब और उसमें हमारी महिला। माननीय अध्यक्ष जी, कि जब महिला सशक्त और मजबूत होगी तो ये देश, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, और ये उसी का परिणाम है। अगर आप 2014 से आज 2026 ये यात्रा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने की ये लंबी यात्रा चल रही है। मेरे ही हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होती है और ये शुरुआत नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंचती है कि महिलाओं को इस देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। और उसको लेकर के ये बिल लाया गया ताकि महिलाओं को इस देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा विधानसभा का यह विशेष सत्र नारी शक्ति को समर्पित है। हम जो ये आज सरकारी प्रस्ताव लेकर के आए, माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्र हमारी करोड़ों माताओं बहनों और बेटियों और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विशेष सत्र यहां जो चल रहा है इसके ऊपर चर्चा में सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब ये जानते हैं कि लोकसभा में 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार 3 क्रांतिकारी विधेयक वो लेकर के आई। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। माननीय अध्यक्ष जी, 3 संशोधन लेकर के आई।
इन विधेयकों को लाने के पीछे हमारा संकल्प बहुत स्पष्ट था। माननीय अध्यक्ष जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला आरक्षण 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के बाद उसे लागू करना, ये था। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार ये जानती थी कि यदि हम जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करते हैं तो हमारी बहनों को 2029 के आम चुनाव में 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात से अवगत थे और उन्होंने इसी सोच के आधार के ऊपर कि 2029 के अंदर हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे, वो ये बिल लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साहसिक निर्णय लिया, इस आरक्षण को जनगणना की शरत से अलग किया जाए ताकि वर्ष 2029 के आम चुनाव में हमारी महिला शक्ति संसद में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष द्वारा किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को कुचला गया, किस प्रकार से गिराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन में विपक्षी दलों के इस कुकृत्य पर निंदा प्रस्ताव वो लाया जाए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, वो अब बनता है। निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। और इस प्रस्ताव पर मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कांग्रेस का ये रवैया जो उन्होंने आज महिलाओं के अधिकार को लेकर के किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य के अंदर माननीय अध्यक्ष जी कहा है और कई माननीय सदस्यों ने तो ये भी कहा कि किस प्रकार से जब ये बिल गिरा कांग्रेस ने लड्डू बांटने का काम किया। बड़ी खुशी थी, महिलाओं को अधिकार न मिले, विपक्ष की कांग्रेस की राजनीतिक दुकान को ताला न लग जाए, इसलिए इनके मन में कई शंकाएं रहती हैं और उन शंकाओं को अब देश की नारी वो ताला लगाने का माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस की दुकान को पर काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को गिरा करके विपक्ष ने अपनी संकीर्ण सोच और नारी विरोधी मानसिकता का ये परिचय दिया है। उन्होंने न केवल नारी को उनके अधिकारों से वंचित किया है, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान की मर्यादाओं को भी कांग्रेस ने तार तार करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह संशोधन विधेयक भारत की आधी आबादी को उसका हक देने का ये पुनः प्रयास था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों ने दशकों तक अपने कार्यकाल में इस अधिनियम को लटकाए रखा था, उन्होंने आज फिर यह सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति केवल एक चुनावी नारा है।
ये सिद्ध कर दिया है। वोट तो लेने के लिए नारी है, परंतु उनके अधिकार के लिए नारी नहीं है। ये आज कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया है। जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, वो सोच है कि नारी राष्ट्र के निर्माण की धुरी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से उन तमाम विपक्षी दलों की घोर निंदा करता हूं जिन्होंने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, जिन्होंने इसका विरोध किया। इस महान सदन के माध्यम से हम उनकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि वो बराबर का हक देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, परंतु उसको रोकने का काम कांग्रेस और उनके इर्द गिर्द सगिर्द रहने वाले इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक को गिराना नारी शक्ति के सपनों को कुचलना था, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना था और उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की एक सोची समझी साजिश थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई साधारण ये विधेयक नहीं है, ये साधारण विधेयक नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, यह उस ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले 25-30 वर्षों से चल रही थी। स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं जब समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व में कुछ नेतृत्व की क्षमता मिलकर एक नई दिशा तय करती है। माननीय अध्यक्ष जी, गत 17 अप्रैल को वही क्षण सबके सामने था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर वो क्षण सबके सामने था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने इसको अपने स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए माननीय अध्यक्ष जी उतनी कम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो प्रगतिशील कंट्रीज हैं, उनका थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा मैं, क्योंकि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान होता है। प्रगतिशील कंट्रियों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में महिलाओं को 38% आरक्षण मिला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, 38% ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में। इसी तरह जर्मनी और ब्रिटेन में 35% महिलाओं को आरक्षण है। कनाडा में 31% है। माननीय अध्यक्ष जी, अमेरिका में 29% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। ये प्रगतिशील देशों की मैं बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन विपक्ष ने किस प्रकार से अगर मगर किंतु परंतु के जाल में फंसा करके इस बिल का विरोध किया है, इस अधिनियम का विरोध किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के अधिकांश दलों ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इस विधेयक का विरोध किया है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की राजनीति का यह दोहरा चरित्र आज देश के सामने उजागर हो गया है। आज प्रदेश के सामने भी हो गया। सीटा खाली पड़ी, सीट के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी, जब ये हालात इनका है तो फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, फिर आरोप लगाएं कि वोट चोरी हो गया। वोट तो चोरी अपने आप करवा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। एक और वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर
भाषण झाड़ते हैं, लेकिन जब वास्तविक अवसर आया तो भागते नजर आए, यहां तो दिखाई भी नहीं दिए। भाई कम से कम अंदर आकर बैठ के जंदे एक बार वॉकआउट करके चले जंदे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी नहीं रुके, बारी बैठ गए। कितना इनके मन के अंदर महिलाओं के प्रति ये घोर, इनके मन के अंदर घोर काला है, घोर काला। माननीय अध्यक्ष जी ये तो तब जाहिर होता है जब उनके अधिकारों की बात आती है। जब किसी के अधिकार की देने की बात आती है माननीय अध्यक्ष जी, तब पता चलता है कि अपना या पराया है, तभी तो पता चलता है। यूं तो ये बात बोल ली जाते हैं, कहा ये तो मेरे हैं सारे, परंतु जब अधिकार देने की बात आती है तब व्यक्ति को पता चलता है कि अपना या पराया। अब कांग्रेस के सामने इस टोटल पता चल गया कि ये तो महिला विरोधी है और घोर विरोधी है, ये घोर विरोधी महिला है। ये तो नहीं, ये नहीं चाहते माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसे चाहेंगे कि महिलाओं को लाभ मिले। भाई आकर के कोई बात है, आप झूठ तो ना बोलो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करेंगे, बताएं ना भी यहां से क्या कमी है। यह कहना कहा मुस्लिम बहनों को आरक्षण नहीं दिया, कहा इसमें भाई हमारा संविधान अलाउ नहीं करता कि धर्म के आधार के ऊपर किसी को आरक्षण दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी महिलाओं के अधिकार की बात थी, उसमें चाहे हिंदू महिला है चाहे मुस्लिम महिला है। ये कहा भी गया लोकसभा के अंदर, वो समाजवादी के नेता बोल रहे, कहा जी महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही गई, कहा इसके अंदर। फिर उसको जवाब भी दिया गया, भाई जब चुनाव आएगा तो अपनी पार्टी के अंदर सभी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दिए, इसमें क्या दिक्कत है। महिलाओं के अधिकार की बात है, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है ये पार्टियां देखती हैं, तय करती हैं। तो उनके अधिकार की बात थी, जिस अधिकार को लागू करने के लिए वो बिल लाया गया, परंतु इधर उधर की बातें करके उसका विरोध किया गया। माननीय अध्यक्ष जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश की महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध क्यों किया गया। माननीय अध्यक्ष जी वो जानते थे कि उनकी परिवारवाद की राजनीति का अंत हो जाएगा, ये उनको स्पष्ट था माननीय अध्यक्ष जी, और इस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया है। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष को डर है कि सशक्त नारी उनके राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दे सकती है, ये विपक्ष को डर है। यह विधेयक नहीं गिराया गया है, बल्कि विपक्ष ने खुद अपने भविष्य पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी ये बिल नहीं गिरा, ये बिल नहीं गिरा, ये कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। माननीय अध्यक्ष जी जिस साख के ऊपर बैठे हैं उसी साख को काट रहे, उसी साख को काट रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी जिस साख के ऊपर बैठे हैं, ये हालात इनके हैं। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष ने देश की बेटियों के सपनों का गला घोटने का पाप किया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने कई प्रकार की बातें कही। इन्होंने कहा कि आप परिसीमन कर रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार की बातें उसमें वहां की गई, चर्चाएं की गई, परंतु ये क्यों जरूरी था। हम सब जानते हैं कि 1971 में जब हमारी आबादी 54 करोड़ थी, 1971 में माननीय अध्यक्ष जी तब लोकसभा की सीटें 550 तय हुई थी। जब 54 करोड़ आबादी थी तब 550 सीटें तय हुई थी। आज देश की आबादी 140 करोड़ है माननीय अध्यक्ष जी, और यह आवश्यक है कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाए। इसके लिए ये परिसीमन आया था, क्योंकि तब 1976 के अंदर ये बात कही गई थी कि ये जो जनगणना है ये 2026 में होगी, उस वक्त जब ये सीटें बढ़ाने का परिसीमन होगा।
तो उस वक्त ये कहा गया था ताकि हर नागरिक का माननीय अध्यक्ष जी सही प्रतिनिधित्व हो सके। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार का मॉडल सभी राज्यों में समान रूप से 50% सीटों की वृद्धि का था। इन्होंने ये भी कहा गया कि भाई दक्षिणी भारत के अंदर आबादी कम है, वहां कैसे आप सीटें बढ़ाएंगे। माननीय अमित शाह जी ने उसका भी जवाब दिया। उसके बारे में भी बताया गया कि आपकी कोई भी शंका है उसको दूर किया जाएगा। उसका एक मॉडल तैयार किया गया कि इस मॉडल के आधार के ऊपर ये सीटें बढ़ाई जाएंगी। 50% सीटों का उसमें एक मॉडल तैयार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, दक्षिणी राज्यों की वर्तमान हिस्सेदारी 23.76% है। जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं उनकी हिस्सेदारी 23.76% है। जो नया मॉडल अमित शाह जी ने बताया, जो इनकी शंका थी उसको दूर किया माननीय अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा कि अब इस नए मॉडल से 23.87% ये सीटें हो जाएंगी। जो 23.76 थी वो 23.87 हो जाएंगी। एक फार्मूला दिया गया, उस फार्मूले के तहत सीटें बढ़ेगी। किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी भी राज्य को माननीय अध्यक्ष जी नुकसान नहीं है, ये कहा गया। और वो उदाहरण भी दिया गया, जैसे तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया कि 39 सीटें बढ़ करके 59 हो जाएंगी और कर्नाटक की 28 हैं 42 हो जाएंगी। ये बात भी बताई गई माननीय अध्यक्ष जी। और किसी भी राज्य का हक छीना नहीं जाएगा, ये भी कहा गया। किसी भी राज्य का हक नहीं छीना जाएगा, बल्कि सबका हक बढ़ाने का ये प्रस्ताव आया है, इसका समर्थन करना चाहिए। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अब पता चल जाएगा टीएमसी नो भी। अभी 3 मई को जब रिजल्ट आवागा 3 मई को जब माननीय अध्यक्ष जी रिजल्ट आवागा ना, और टीएमसी को भी पता लग जाएगा भी महिलाओं का इस प्रकार से अपमान किया जाए, महिलाओं को इस प्रकार से अपमानित किया जाए। अब पता चलेगा उसको जब 3 मई को सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहां से महिलाएं करेंगी, बंगाल के अंदर भी करेंगी माननीय अध्यक्ष जी। उनको ये सबक सिखाने का काम करेंगी। चाहे डीएमके हो, इनका विरोध करके इन्होंने यह सिद्ध किया है वे केवल महिलाओं के कल्याण का ये ढोंग रचते हैं, बाकी और कुछ नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी महिला विरोधी मानसिकता आज नई नहीं है, ये सदा ही महिलाओं के अधिकारों का दमन करते आए हैं। ये इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोग माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 1950 के दशक में संविधान शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तुत हिंदू कोड बिल को भी पारित नहीं होने दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदू कोड बिल, उसका उद्देश्य हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार करना था। उसका यह उद्देश्य था, हिंदू पर्सनल लॉ उसमें सुधार करना था। बहु विवाह पर माननीय अध्यक्ष जी रोक लगाना था। महिलाओं को संपत्ति व तलाक का अधिकार और गोद लेने का समान अधिकार प्रदान करना था, जो हिंदू कोड बिल था जिसका इन्होंने विरोध किया था माननीय अध्यक्ष जी। इससे आहत होकर के महिला अधिकारों के समर्थन में, महिला अधिकारों के समर्थन में माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अपने कानून मंत्री थे वो, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इतने आहत हो गए थे वो कि इन्होंने क्यों ये पास नहीं होने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि ये हिंदू कोड बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब आपने महिलाओं का विरोध कर दिया तो मेरा यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो त्याग पत्र देकर के चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, साहबानों प्रकरण पर भी कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय है। इन्होंने दशकों तक महिला आरक्षण को तकनीकी बहानों और फाइलों में दबा करके रखा है और वे आज भी वही साजिश को माननीय अध्यक्ष जी दोहरा रहे हैं, उसी साजिश को दोहरा रहे हैं। आज इनका चेहरा भी, इनका चरित्र भी, इनका
और क्या शब्द कहें, सारा कुछ आज जनता के बहनों के सामने आया है। माननीय अध्यक्ष जी, 1986 में इन्हीं नारी विरोधियों ने एक महिला के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा दिए गए न्याय को भी संसद में पलटकर अन्याय किया इन्हीं लोगों ने। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, ये बात तो इसलिए गए भी कैसे सुनेंगे, मीडिया का ध्यान डाइवर्ट कर रहे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे, बाहर बैठकर बाहर चला रहे हैं, गणों बहुत बड़ी जंग जीत ली। अरे आपने देश की आधी आबादी का अपमान कर दिया और फिर बाहर बैठ करके आप 70 चलाने का ढोंग कर रहे हैं। आपने माननीय अध्यक्ष जी उनको रोका नहीं है, आपने उनको नेम नहीं किया, आपको उन्होंने एक्सपेल भी नहीं किया, उनको अधिकार दिया कि अंदर बैठ करके आप चर्चा करिए। ये इतिहास में ऐसा कई दिन पहली बार आया है माननीय अध्यक्ष जी कि विपक्ष को कुछ भी आपने नहीं कहा, उनको अंदर बैठने का सम्मान दिया और वो बाहर बैठ करके अपने आप सदन चला रहे हैं। ये भी इतिहास में माननीय अध्यक्ष जी पहली बार हुआ। किस लिए? कि महिलाओं को अधिकार न मिले, महिलाओं को उनका अधिकार न मिले, उससे वंचित किया जाए, इसके कारण से वो बाहर बैठ करके ढोंग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, संसद में जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा देश के सामने उजागर करने का काम किया है। इन्होंने हमेशा नकारात्मक और विकास विरोधी राजनीति इंडी गठबंधन ने की है, कांग्रेस ने की है। इनकी राजनीति का माननीय अध्यक्ष जी मूल मंत्र क्या है? इनकी राजनीति का मूल मंत्र है अटकाओ, लटकाओ, भटकाओ। इन्होंने हर उस निर्णय का विरोध किया है माननीय अध्यक्ष जी जो देश को आगे ले जाने वाला था। आप देखिए उसको एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, हर उस योजना का, हर उस निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ों को हम देखें, इससे ही स्पष्ट हो जाएगा माननीय अध्यक्ष जी। अगर हम हरियाणा विधानसभा की इसमें महिलाओं के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट होता है कि हमें अभी एक लंबा सफर तय करना है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली विधानसभा में जब इस महान सदन की पहली हमारी विधानसभा की यहां पर चुनकर के सदस्य आए, उनमें मात्र 3 सदस्य थी माननीय अध्यक्ष जी, मात्र 3 सदस्य, जो कुल संख्या का 5.54% थी, कुल संख्या का 5.54% थी। यह संख्या समय के साथ बढ़ी जरूर, जैसे जैसे समय आया ये बढ़ती गई, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहा, कभी ज्यादा आ गई, कभी कम आ गई। यह इतिहास रहा है माननीय अध्यक्ष जी। यह मैं अगर बताना चाहूं, 11वीं विधानसभा में बढ़कर 12 महिलाएं हुई, यानी कि 13.33% तक पहुंचा, और 13वीं विधानसभा में यह संख्या बढ़कर माननीय अध्यक्ष जी 13 यानी 14.44% हुई, ये 13वीं विधानसभा में। और इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी 15वीं विधानसभा में वर्तमान में 13 महिला सदस्य यानी कुल संख्या का केवल 14.44% है। माननीय अध्यक्ष जी, से पता चलता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना कितना जरूरी है, इसी से ही पता चलता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब तक महिलाओं की भागीदारी के लिए यह ठोस कानून लागू नहीं होगा, तब तक हम उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी और इसी कारण से ये अधिनियम लेकर के आए कि उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन विपक्ष चाहता ही नहीं
कि हमारी बेटियां राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएं, समाज में देश हित में उचित निर्णय लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। माननीय अध्यक्ष जी, विधान पालिका में आरक्षण तो संसद का विषय है, लेकिन हमने अपने स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हर क्षेत्र में ठोस नीतियां हमने लागू की हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पंचायती राज संस्थाओं में, हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में लिंगानुपात दर 2014 में 871 से सुधर करके आज 923 हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से शुरू किया था, उससे लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने बेटियों को सशक्त करने के लिए हरियाणा में हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन सरकार ने महिला महाविद्यालय खोलने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिससे लाखों बेटियों को आज उनके घर के नजदीक ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके विरुद्ध अपराध न हो, इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 31 महिला पुलिस थाने खोले। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अगर बात करूं, आज हमारी बेटियां हर जगह भारत के तिरंगे का सम्मान ऊंचा कर रही है। आज राफेल जैसे जहाज को उड़ाने का काम भी हमारी बेटियां कर रही हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कौन नहीं जानता बेटियों ने जो काम किए हैं, उस बात को लेकर के इतिहास गवाह है। परंतु कांग्रेस की जो मानसिकता है, वो मानसिकता बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उनके कुचलने की है। और वो कुचलने का काम माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष ने किया है। ये बड़ा पाप किया है। ये विपक्ष को अब कभी ये बचेगा नहीं। इनको साफ करने का काम माननीय अध्यक्ष जी वो हमारी भारत की महिलाएं ही करेंगी। आज का माननीय अध्यक्ष जी यह निंदा प्रस्ताव केवल ये विपक्ष की आलोचना के लिए नहीं है। शायद विपक्ष ये सोचता हो भी क्यों लेकर के आए ये प्रस्ताव। हमने कहा भी इसके अंदर निंदा नहीं, निंदा तो मैंने अब जोड़ा इसके अंदर माननीय अध्यक्ष जी, जब उनका व्यवहार मैंने देखा है कि वो कम से कम उपस्थित होने चाहिए थे यहां से। भाई ऐसा महिलाओं से आपको क्या एलर्जी हो गई है? महिला परिवार को चलाने का काम करती है। हमारे अर्जुन चौटाला जी कह रहे थे कि भोजन बनाती है, अच्छा भोजन बनाती है, अच्छा भोजन खाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी महिला परिवार को चलाती है, बच्चों को तैयार करती है, उनको स्कूल में भेजने का काम करती है, पूरे परिवार को भोजन कराती है और फिर जहाज उड़ाने का काम भी करती है। यही हमारी महिला की ताकत है, शक्ति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पहचाना है कि उसका भी इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। विकसित भारत में उसको भी कंधे से कंधा मिलाकर के भारत को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बिल को लेकर के उसका विरोध कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो ये चाहते हैं, विपक्ष के लोगों की तो ये सोच है कि महिलाओं को घर के अंदर ही कैद किया जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। इनकी कुंठा, इनकी सोच किस प्रकार की है माननीय अध्यक्ष जी? इन्होंने बहनों को, बेटियों को, सपनों को कुचलने का काम किया है। इनको बहन बेटी अब बख्शेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये निंदा प्रस्ताव केवल हम विपक्ष की आलोचना के लिए नहीं लेकर के आए, बल्कि यह एक संदेश देने के लिए कि जो भी देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, ये मात्र संदेश है। इस संदेश के लिए लेकर के आए कि जो भी महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे जनता के न्याय का
सामना करना पड़ेगा। उसे जनता के बीच उसके आक्रोश का उसे सहन करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव उन सभी शक्तियों के खिलाफ है जो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, संसद में विपक्ष का व्यवहार लोकतंत्र के मंदिर में नारी शक्ति का चीरहरण था। उनका व्यवहार ऐसा था, हम देख रहे हैं, चीरहरण था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन आज के, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दुर्योधन दुशासन महिला आरक्षण को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, परंतु भगवान श्री कृष्ण रूपी नरेंद्र मोदी जी नारी के सम्मान की हर हालात में रक्षा करेंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो कर न सके दशकों में, जो कर न सके दशकों में, वो कर दिखाया आज। जो कर न सके दशकों में, वो कर दिखाया आज। ये नया भारत है साहब, बदल चुका है अंदाज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से अपील करता हूं कि हम सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें और देश की महिलाओं को इस महान सदन के माध्यम से ये संदेश दें कि हरियाणा विधानसभा महिलाओं के साथ खड़ी है। ये संदेश देने का काम करें। हम उनके अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय अध्यक्ष जी प्रतिबद्ध हैं और उनके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह समय अपने स्वार्थ की राजनीति करने का नहीं है। यह समय राष्ट्र हित में निर्णय लेने का है। यह समय है नारी शक्ति को उसका अधिकार देने का, उसे सशक्त बनाने का माननीय अध्यक्ष जी, और उसे देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का ये महत्वपूर्ण समय है। आइए हम सब मिलकर के इस अधिनियम का समर्थन करें और देश की, प्रदेश की नारियों को इस महान सदन के माध्यम से ये संदेश देने का काम करें कि हरियाणा विधानसभा उनके साथ खड़ी है। विपक्ष और इंडी गठबंधन जहां भी जाए वो जाए, उनको बाहर दिखाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को संबोधित किया और कहा, कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ तक आए। बीएसए की बैठक में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा आए। मुख्यमंत्री की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैंने साफ किया था कि प्रस्ताव में निंदा शब्द नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है। मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि ये बहन बेटियों के सम्मान और अधिकार के लिए है। विपक्ष की शंका को मैंने दूर किया, परंतु एक भी कांग्रेस का विधायक सदन में नहीं आया। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक तथा 11 अन्य विधायकों सर्वश्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष श्री भारत भूषण बत्रा, श्री आफ्ताब अहमद, श्री अशोक अरोड़ा, श्रीमती गीता भुक्कल, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, श्री शीशपाल केरवाला, श्री चंद्रमोहन, श्री गोकुल सेतिया, श्री कुलदीप वत्स एवं श्री मामन खान, इनसे स्थगन प्रस्ताव सूचना संख्या 1 प्राप्त हुई, जिसे मैंने ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 1 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह स्थगन प्रस्ताव सूचना रबी फसल 2026 की खरीद में हो रही परेशानी आदि के बारे में है। अब श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें। माननीय सदस्यगण, क्योंकि नोटिस देने वाले माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, अतः यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में पढ़ा ही नहीं गया है। कॉलिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षण, कोई बोले। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा लिपिकीय भर्ती तथा सेवा की शर्तें विधेयक 2026 को
पुनर्स्थापित करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लिपिकीय भर्ती तथा सेवा की शर्तें विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लिपिकीय भर्ती सेवा की शर्तें विधेयक 2026 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लिपिकीय भर्ती तथा सेवा की शर्तें विधेयक 2026 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है, इसके बारे में कुछ कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? जी। नहीं, कोई माननीय अध्यक्ष जी, क्लियर कर दें। वर्ष 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम के माध्यम से ग्रुप डी के लिए एक सामान्य कैडर स्थापित किया गया था। इससे फील्ड कैडर के सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी पदोन्नति के समान अवसर मिले। माननीय अध्यक्ष जी, अब हरियाणा जो लिपिकीय भर्ती तथा सेवा की शर्तें, ये अधिनियम 2026 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक न्याय संगत बनाया जाएगा। इसलिए ये विधेयक आया है और इस अधिनियम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव वो किए गए हैं जिनमें कर्मचारियों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20% से बढ़ा करके हमने 30% किया है। और पहले ये सीमित पदों के कारण बहुत कम कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलता था। अब पदोन्नति कोटा बढ़ने से ग्रुप डी के कर्मचारियों की संख्या में लिपिक पद पर पदोन्नति हो सकेंगे, उनकी प्रमोशन हो सकेगी। और माननीय अध्यक्ष जी, पहले क्योंकि कई विभागों में पदोन्नति के अवसर होने के कारण पदोन्नति के अवसर सीमित रहते थे, क्योंकि उसका कोटा कम था, उसके कारण से दिक्कत आती थी। परंतु अब जब ये कोटा बढ़ाया गया है तो अब उसको लाभ मिलेगा। अब कॉमन कैडर होने के कारण अधिक संख्या में चतुर्थ जो हमारे श्रेणी कर्मचारी लिपिक पद पर वो भी प्रमोशन उनकी हो सकेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये पहले बहुत लंबी प्रतीक्षा और सीमित अवसरों के कारण कर्मचारियों को इसका बहुत वेट करना पड़ता था, संतोष करना पड़ता था। परंतु अब कम सेवा अवधि और बढ़े हुए इस कोटा के कारण पदोन्नति प्रक्रिया ये तेज होगी और इससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे अनुभवी कर्मचारी जल्द उच्च पदों पर वो जा सकेंगे। क्योंकि इस बिल के आने से हमारे ग्रुप डी के कर्मचारियों को लाभ होगा। इस कारण से आज ये बिल लेकर के आए हैं और क्योंकि बड़े लंबे समय से उनकी मांग थी, उस मांग को ये पूरा किया गया है। ये बिल आया है और मैं ये चाहूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मत पास किया जाए। ये हमारे कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ विषय है। काफी संख्या में हमारे ग्रुप डी के जो भाई हैं, लंबे समय से वो इसका इंतजार कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि हमारी प्रमोशन को इसमें बढ़ाया जाए। अब ये निर्णय सरकार ने किया है कि इसको बढ़ाया जाए, इसको सर्वसम्मत पास किया जाए। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, फिर वही बात, विपक्ष तो यहाँ नहीं है। विपक्ष वो इसका भी विरोध करता, ये आप क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ, विरोधी है। नहीं हो तो अगर उपस्थित भी होता तब भी विरोध करता, क्योंकि वो किसी को देख करके राजी नहीं है। अभी किसी का कोई लाभ हो जाए वो देख करके राजी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इसको पास किया